हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम जो टॉपिक करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में आगे जितनी भी आपकी एजुकेशन है उसके अंदर ये समझ लीजिए ये बेस पॉइंट है। एजुकेशन मैंने ज़्यादा बोल दिया, हम ये समझ के चलेंगे फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है ये हमारे इस टॉपिक पर बेस्ड है। कैसे बोला, मैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको बताऊंगा। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है उसका बेस पॉइंट हमारा ये होगा। न्यूमेरिकल जो जिस तरीके से मैं इसमें करवाऊंगा बस फॉर्मूले चेंज होंगे, हमारी बेसिक्स यही रहने वाली हैं। तो अब हम इस टॉपिक को समझेंगे और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से यह चीज समझ में आएगी। हमारा टॉपिक है आवेशों की साम्यावस्था। आवेशों की साम्यावस्था दो प्रकार से होगी, एक कण के लिए और दूसरी निकाय के लिए, एक सिस्टम के लिए। कण की जो साम्यावस्था है, कोई भी पार्टिकल लें या कोई भी आवेश लें, उस पर जो नेट फोर्स लगते हैं वो जीरो होने चाहिए, तो वो स्टेबल पोजीशन हो जाएगी, वो कण की साम्यावस्था कहलाएगी। और दूसरी पोजीशन आ जाती है निकाय के लिए, सिस्टम के लिए। ये तीन तरीके की होंगी, एक स्थायी साम्यावस्था, एक अस्थायी साम्यावस्था और तीसरी होगी उदासीन साम्यावस्था। साम्यावस्था को समझना जरूरी है। साम्यावस्था एक तरीके से समझ लीजिए अपने साइकिल चला रहे हैं और गिर नहीं रहे हैं, और जब गिर नहीं रहे तो साम्यावस्था में, क्योंकि हमारे ऊपर लगने वाले सभी बल बराबर, हम चल रहे हैं, हम खड़े हैं और हम गिर नहीं रहे हैं, तो हमारे सारे बल सही है, संतुलन की अवस्था में है, तो हम साम्यावस्था में हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी सिस्टम में चीज साम्यावस्था में कब होगी, जब उस पर लगने वाले बल संतुलन में होंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आवेशों की साम्यावस्था पर। आवेशों की साम्यावस्था दो तरह से होती है। हमारी आवेशों की साम्यावस्था दो तरीके की है, पहली पार्टिकल कण के लिए और दूसरी निकाय के लिए। कण के लिए या किसी आवेश पर बात एक ही है, क्योंकि कण पर ही आवेश होगा। आवेश बिल्कुल इंडिविजुअल हम देख ही नहीं पाएंगे, तो किसी ना किसी कण पर तो आवेश होगा। इसलिए पार्टिकल पर, कण पर लगने वाले कुल नेट फोर्सेस शून्य होने चाहिए, मतलब समेशन एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब वो कण साम्यावस्था पर होते हैं। दूसरी बात आ जाती है हमारी निकाय पर या सिस्टम पर। आवेशों की साम्यावस्था ये हमारी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ये तीन प्रकार की है, पहली स्थायी साम्यावस्था, दूसरी अस्थायी साम्यावस्था और तीसरी उदासीन साम्यावस्था। सबसे पहले स्थायी साम्यावस्था की बात करेंगे। स्थायी साम्यावस्था कहां पर है? स्थायी साम्यावस्था एक तरह से आप यह समझिए कि यह हमारा एक पार्टिकल है जो सरल आवर्त गति की थी, हमने जैसे दोलन करवाए थे, यहां पर पार्टिकल लटका हुआ है। अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स कार्य करेगा और यह वापस अपनी माध्यावस्था की ओर आएगा। सही नहीं? यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने पर यहां पर एक फोर्स काम करेगा, कौन सा? इनर्शिया, जड़त्व। वो का उस प्रॉपर्टी के कारण, जड़त्व के गुण के कारण ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, फिर वापस आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स काम क्या करेगा, इसे अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करवाएगा, मतलब ये क्या करने लग जाएगा, सरल आवर्त गति SHM ऑसिलेशन करने लग जाएगा। तो अब जरा देखिएगा यहां पर स्थायी साम्यावस्था क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब आवेश को माध्य अवस्था स्टेबल स्टेज पर से थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें, अल्प विस्थापित कर देते हैं, तो कण पर रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रत्यानयन बल कार्य करने लगते हैं, जिससे पार्टिकल माध्य अवस्था पर दोलन करने लगता है। यहां पर ये SHM कण गति करता है, सरल आवर्त गति होती है। जैसे ये हमारी स्टेबल पोजीशन है, यहां पर हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया
तो यहां पर इस पर वापस बल लगेगा माध्यावस्था की ओर और जड़त्व के गुण के कारण आगे चला जाएगा, फिर माध्यावस्था की ओर आएगा। इस तरीके से ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, यहां पर ऑसिलेशन करवा देगा, दोलन करवा देगा। ये हमारी स्थायी साम्यावस्था हो गई। अब आ जाते हैं अस्थायी साम्यावस्था पर। अस्थायी साम्यावस्था क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब किसी बॉडी को या पार्टिकल को या चार्ज को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, अल्प विस्थापित करते हैं, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता है। ये क्या करता है, अपनी माध्य अवस्था से दूर की तरफ चला जाता है। मतलब वो बल इस प्रकार से लगते हैं कि इसे माध्य स्थिति से दूर ले जाते हैं। यह अस्थायी साम्यावस्था है, वो कभी भी अपनी माध्य अवस्था पर नहीं आ पाएगा। अब तीसरी अवस्था आ जाती है उदासीन साम्यावस्था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, वस्तु स्थिर हमेशा ही स्थिर पड़ी रहेगी। स्थिर अवस्था में हमेशा क्या होता है, हमेशा जितने भी बल होंगे वो हमेशा साम्यावस्था में रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जब इसे स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, अल्प विस्थापित करते हैं, तो देखो पहली पोजीशन में क्या हुआ था, नेट फोर्स प्रत्यानयन बल माध्य अवस्था की ओर लगा था, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगा था, माध्य अवस्था की ओर लगा था। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, उदासीन साम्यावस्था में, अगर हम इसे अल्प विस्थापित करते हैं तब इस पर कोई भी नेट बल कार्य नहीं करता, एक्स्ट्रा बल कोई भी नहीं होता है, वो अपनी नई पोजीशन में भी साम्यावस्था में ही बनी रहती है। तो इस तरीके से उदासीन साम्यावस्था, इस स्थिति में वस्तु सदैव साम्यावस्था में रहती है, स्लाइटली डिस्टर्ब करने पर भी इस पर कोई नेट फोर्स कार्य नहीं करता, नई पोजीशन पर भी यह साम्यावस्था में ही बनी रहती है। अब हम करने जा रहे हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जिसके अंदर आवेशों का जो परिमाण होता है यह होता है समान, और आवेशों की प्रकृति यह भी कैसी होती है, समान होती है। मतलब परिमाण समान, कहने का मतलब है अलग अलग आवेशों के मान समान होते हैं, यह समान परिमाण हो गया, मान समान है। और प्रकृति समान का मतलब क्या होगा, या तो दोनों आवेश समान होंगे, धन होंगे, दोनों प्लस होंगे, या दोनों के दोनों माइनस होंगे, -Q1 और -Q2। तो इन दोनों की प्रकृति इस तरीके से समान होगी। अब आप ये समझिएगा, जब समान प्रकृति होती है, समान प्रकृति और समान परिमाण में उदासीन बिंदु, ये नेचुरल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु पर होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर मध्य बिंदु पर उदासीन बिंदु स्थित होता है। अब इसे कैसे निकालें, हम एक बार सिद्ध करके दिखा देते हैं मैथमेटिकल रूप से कि हमने एक Q1 आवेश लिया और दूसरा Q2 आवेश लिया, तीसरा आवेश Q हमने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में रखा। पहले से ये R1 दूरी पर है, दूसरे से ये R2 दूरी पर है। कूलम बल समान होना चाहिए, मतलब मध्य बिंदु पर बल का मान समान होगा। तो यहां पर कूलम बल उदासीन बिंदु पर समान होगा। भाई जब कूलम बल समान होगा तभी तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। मतलब अगर उदासीन बिंदु है तो F1 बराबर F2 है, तो Q1 के कारण K Q1 इंटू Q बटे R1 स्क्वायर, Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q, ऐसी K Q1
Q2, Q1 की जगह तो Q2 आ गया ये वाला आवेश, और दूसरे आवेश की जगह Q बटे R2 स्क्वायर। तो K Q और K Q कट गया, यहां पर Q1 बटे R1 स्क्वायर, ये Q2 बटे R2 स्क्वायर मिल गया। तो हमारे पास मान आ गया R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर Q1 बटे Q2। ये हम लेकर चल रहे थे अलग अलग, परंतु यहां पर क्या है, परिमाण समान, मतलब Q1 बराबर Q2। जब Q1 बराबर Q2 है तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, समझदारी के लिए हम क्या करें, इसे Q ले लेते हैं। तो Q जब लेंगे तो मान क्या आ जाएगा, यहां पे दोनों कटकर 1, तो यहां पर मिल गया मान R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर, R1 बराबर R2। ठीक है ना। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जब समान परिमाण व समान प्रकृति के आवेश हों तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर मध्य बिंदु पर स्थित होता है। यह हमारा पहला केस प्राप्त हुआ जहां पर परिमाण और प्रकृति समान होते हैं। जब अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर जब आवेशों का परिमाण और प्रकृति, ये इन दो पर ही बात चलेगी सारी की सारी। यहां पर क्या होगा, परिमाण असमान होगा और प्रकृति समान होगी। मतलब समझिएगा, परिमाण असमान मतलब एक आवेश का मान Q1 और दूसरे आवेश का मान Q2। प्रकृति समान मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस। पहली बात, असमान का मतलब Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा या Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा। दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस भी हो सकते हैं, परिमाण समान है। अब इस अवस्था में जो उदासीन बिंदु होगा वो कहां पर होगा, परिमाण अधिक तो उदासीन बिंदु अधिक दूरी पर व कम परिमाण होने पर कम दूरी पर होगा। ठीक है। उदासीन बिंदु N दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर मध्य में ही होगा। मतलब पहले केस में ठीक बीचों बीच है, दूसरे केस में दोनों आवेशों के बीच में मिलाने वाली रेखा पर होगा। Q1 अधिक है तो उदासीन बिंदु की R1 दूरी अधिक होगी, R2 कम होगी क्योंकि Q2 छोटा है। यहां पर Q1 और Q2, अब मान लिया अगर Q2 बड़ा है और Q1 छोटा है तो Q2 के पास वाली दूरी R2 अधिक होगी, R1 कम होगी। आवेश का परिमाण अधिक तो उदासीन बिंदु की दूरी अधिक, आवेश का परिमाण कम तो उदासीन बिंदु से दूरी भी कम होती है।
तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा शुरू। तीसरे पॉइंट में क्या होता है, जब परिमाण असमान है और जो प्रकृति है, प्रकृति भी क्या हो जाती है, यहां पर असमान होती है, मतलब विपरीत होती है। इसका मतलब समझिए, असमान परिमाण का मतलब इनके मान अलग अलग हैं, ठीक है नहीं। असमान मतलब विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस दूसरी माइनस है, पहली माइनस दूसरी प्लस है, एक प्लस और एक माइनस होगा, यह प्रकृति कहलाएगी, ठीक है नहीं। अब परिमाण, असमान परिमाण का मतलब समझिए। परिमाण जैसे मान लिया एक प्लस 9 माइक्रोकूलाम का आवेश है और एक माइनस 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो यहां पर कम परिमाण कौन सा होगा, परिमाण 8 माइक्रोकूलाम है। यहां पर हम आवेश को इग्नोर कर देते हैं, मतलब धन और ऋण को इग्नोर करते हैं, प्लस और माइनस को, केवल और केवल आंकिक मान को देखते हैं। अगर जैसे देखें दूसरा ये 4 माइक्रोकूलाम है और दूसरा माइनस 7 माइक्रोकूलाम है, सही है। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर 4 माइक्रोकूलाम कम परिमाण है, और अगर हम ये देखें माइनस 9 माइक्रोकूलाम ले लें और 8 माइक्रोकूलाम ले लें, कहने का मतलब है कि हम यहां पर प्लस और माइनस को इग्नोर करेंगे, केवल आंकिक मान को देखेंगे। 8 छोटा है तो 8 कम परिमाण का है, माइनस 7 बड़ा है तो यहां 7 बड़ा है तो यह बड़ा परिमाण है, और 4 माइक्रोकूलाम छोटा परिमाण है। तो अब यहां पर जो उदासीन बिंदु होगा, वो उदासीन बिंदु कहां पर होगा, उदासीन बिंदु कम परिमाण की से, ध्यान से देखना, माइनस प्लस Q1 माइनस Q2 विपरीत आवेश। तो जो उदासीन बिंदु होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बाहर स्थित होगा, और वो भी कहां पर होगा, कम परिमाण की तरफ। अब दोनों के बीच वाली स्थिति तो ये वाला है। अगर हम Q1 बड़ा लेते हैं और Q2 छोटा लेते हैं, तो जो उदासीन बिंदु होगा वो Q2 की साइड में होगा, सही है नहीं। और अगर हम यहां पर ये प्लस Q1 और माइनस Q2 लें और परिमाण किसका ज्यादा हो, Q2 बड़ा है और Q1 छोटा है, तो इस स्थिति में उदासीन बिंदु इस दिशा में Q1 की दिशा में होगा। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब हमारा चौथा पॉइंट क्लियर होता है। चौथे पॉइंट में जब आवेश का परिमाण और प्रकृति, परिमाण तो समान है और प्रकृति विपरीत है, जैसे ये एक प्लस Q लिया और दूसरा माइनस Q लिया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रही। उदासीन बिंदु इस अवस्था में नहीं मिलता। इस तरह की पोजीशन पे उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप एक बात समझिए कि हमने यहां पर +1 आवेश लिया,
या +1 आवेश लिया, एकांक धनावेश ले लिया, या प्लस क्यू कर लें अपने, सही है। तो यहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा और माइनस के कारण आकर्षण बल लगेगा, दोनों एक ही साइड में लगेंगे तो इन दोनों के बीच में तो प्राप्त हो गई नहीं। और अब आगे चलें और जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पर क्या स्थिति होगी, +q आवेश पर यह आकर्षण बल लगेगा और इसके +q के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। कहने का मतलब यहां पर भी F1 और F2 कोई उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में प्राप्त नहीं होता है। अभी तक मैंने 4 स्थितियां बताई जिसके अंदर हमने परिमाण और प्रकृति लिए। परिमाण जब दोनों चीजें समान होती हैं, पहली अवस्था, और दूसरी अवस्था जब परिमाण असमान है, प्रकृति समान है। तीसरी अवस्था जब परिमाण असमान और प्रकृति भी असमान, मतलब विपरीत प्रकृति होती है। चौथी अवस्था जब परिमाण समान और प्रकृति विपरीत होती है। इस तरीके से हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था प्राप्त हुई। पहली अवस्था में जो उदासीन बिंदु प्राप्त होता है वो मध्य में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में जब परिमाण असमान होते हैं, यहां पर एक Q है दोनों, मतलब यहां पर हम Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान के चलते हैं, यहां पर Q1 और Q2 है। यहां पर अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 हो सकता है या Q2 ग्रेटर देन Q1 होता है। दोनों ही अवस्थाओं में उदासीन बिंदु दोनों आवेशों के बीच में मिलाने वाली रेखा पर मिलता है। अगर Q1 अधिक है तो Q2 कम है, तो Q1 से दूर और Q2 के समीप होता है, यह अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। और जब यह वाली अवस्था होती है तो यहां पर Q2 से दूर और Q1 के समीप उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। असमान में ये दोनों आवेशों से बीच में नहीं मिलता है, या तो हमें इस साइड में मिलेगा कम परिमाण के आवेश की ओर बाहर स्थित होता है, और समान परिमाण और विपरीत आवेश में उदासीन बिंदु प्राप्त ही नहीं होता, उदासीन बिंदु प्राप्त ही नहीं होता। ये 4 तरीके के न्यूमेरिकल हैं। अब इन चारों ही अवस्थाओं को मैं न्यूमेरिकल के रूप में प्रूव करूंगा। जब परिमाण व प्रकृति समान हो तो उस समय हमारा ये न्यूमेरिकल है। दो कैपिटल Q परिमाण के बिंदु आवेश स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर। तो जरा देखना, ये Q और ये Q परिमाण का आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उनके मध्य बिंदु पर स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। ये वाला मध्य बिंदु है, यहां पर स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, तीसरा आवेश रखा जा रहा है। इसका मान व प्रकृति क्या हो कि संपूर्ण निकाय, मेन बात है संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। संपूर्ण निकाय संतुलन में रहने के लिए क्या चाहिए, संपूर्ण निकाय संतुलन में हो। इसके लिए स्मॉल q व दोनों कैपिटल Q पर लगने वाला बल, कुल बल शून्य हो।
पहली बात ये होनी चाहिए, तभी निकाय संतुलन में होगा। तो अब इसके लिए हम एक बात देख लेते हैं कि मान लिया Q और स्मॉल q के बीच में, हम यहां पे मान के चलते हैं इन दोनों के बीच में दूरी r है जो दी हुई है, तो ये वाली दूरी मध्य बिंदु पर है, तो r/2 और r/2 दोनों दूरियां होंगी, यहां पर ले लेते हैं r/2। अब संतुलन में होगा तो इसका मतलब कैपिटल Q के कारण इस Q पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, अगर मैं इसे A पॉइंट लूं और इसे B पॉइंट लूं, तो यहां पर लगने वाला बल Fa बाहर की तरफ होगा। सही है। अब संतुलन में रहने के लिए क्या होगा कि इस पर दूसरा बल इस दिशा में लगना चाहिए, मतलब ये वाला O पॉइंट है, तो अब O के कारण लगने वाला बल इस दिशा में होगा, तभी संतुलन में होगा। अगर ये वाला बल भी इधर चला गया तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा ना, दोनों एक ही साइड में बल हो जाएंगे। संतुलन के लिए बराबर और विपरीत होने जरूरी हैं। तो इसके लिए क्या होगा, Fa का मान और Fo का सदिश योग वेक्टर F, परिणामी बल F के बराबर होगा। हम इनका परिमाण ले लेते हैं, तो वेक्टर Fa प्लस वेक्टर Fo बराबर वेक्टर F, तीनों का मोड ले लिया, परिमाण रूप में लिया, तो हमारे पास मान आ गया Fa प्लस Fo बराबर F। शर्त क्या है, कुल बल का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि निकाय साम्यावस्था में है, तो उसके लिए F का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर क्या ले लिया हमने, Fa प्लस F0 बराबर 0, मतलब Fa बराबर माइनस F0। Fa पर क्या हो जाएगा, K Q A QB बटे दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R, इस A और इस B के बीच में दूरी कितनी है, R है, बराबर माइनस K Q O ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, QB बटे R/2 का होल स्क्वायर। यहां पर ये वाली बात आ गई। अब इनको जरा एडजस्ट करें हम, कैसे, QA का मान कितना है, कैपिटल Q A पर है, QB का मान कितना है, कैपिटल Q B पर आवेश है, और Q0 पर कितना आवेश है, Q0 पर यहां पर Q आवेश है, मान रख देंगे यहां पे। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, K QA की जगह कैपिटल Q, QB की जगह कैपिटल Q बटे R² माइनस K Q0 की जगह Q, QB की जगह कैपिटल Q बटे R/2 का होल स्क्वायर। तो अब K से K कट गया, Q से Q कट गया, तो कैपिटल Q बट्टे R² बराबर माइनस Q बट्टे R² बट्टे 4। तो कैपिटल Q बट्टे R² बराबर माइनस 4 स्मॉल q बट्टे R²। तो अब हमारा इस R² से ये R² कट गया, क्या बच गया, Q बराबर माइनस 4Q। हमें Q का मान ही तो चाहिए, Q का मान चाहिए, लिखा है ना, Q परिमाण का तीसरा आवेश रखा है, इसका मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q बटे 4। Q का परिमाण कितना हुआ, Q बटे 4। Q की प्रकृति कैसी हो गई, माइनस ऋणात्मक। तो यह बात क्लियर होगी आपके कि हमें किस तरीके से यहां पर जब परिमाण समान व प्रकृति भी समान है, दोनों ही चीज समान हैं, तो उस समय हम किस तरीके से मान ज्ञात करते हैं। इस समय यह निकाय संतुलन अवस्था प्राप्त कर लेता है।
जब परिमाण असमान होता है और प्रकृति समान होती है। इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल हम करते हैं, क्या है, जब दो आवेश प्लस 9e व प्लस ई प्लस 9e व प्लस ई असमान परिमाण हो गया, परस्पर स्मॉल ए दूरी पर स्थित हैं, ये दोनों एक दूसरे से ए दूरी पर स्थित हैं, तो तीसरे आवेश स्मॉल क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो सबसे बड़ी बात ये, प्रकृति समान है, परिमाण अलग अलग है। समान प्रकृति व असमान परिमाण, तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में स्थित होगा। हमने यहां पे रख लिया। प्लस 9e से x दूरी है तो प्लस e की a माइनस x दूरी होगी। प्लस 9e ये प्लस आवेशी है, कुछ दिखाया नहीं है तो प्लस ही है। q पर कितना बल लगेगा, यहां पे मान लिया ये F1 बल लगता है, और प्लस e के कारण यहां पर बल लगता है F2। उदासीन बिंदु के लिए दोनों का मान समान होना चाहिए, ठीक है नहीं, तो मतलब F1 बराबर F2 उदासीन बिंदु पर। अब उदासीन बिंदु पर हमारा ये वाला मान है, तो आप ये समझिए F1 प्लस 9e के कारण, प्लस 9e के कारण, और F2 क्या है, प्लस e के कारण। F1 के Q1 की जगह 9e और Q2 की जगह स्मॉल q बटे दूरी यहां पर कितनी है 9e से, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस e के कारण यहां पर कितना हो गया F2, ये वाला लग रहा है ना प्लस e के कारण, तो यहां पर k Q1 की जगह e और Q2 की जगह q बटे दूरी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर k कट गया, q कट गया, e कट गया, बचा क्या हमारे पास, यहां पर 9 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, 9 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहां पर 3 बट्टे एक्स बराबर 1 बट्टे a माइनस एक्स, तो 3a माइनस 3x बराबर x, 3x को दूसरी साइड में ले गए तो x प्लस 3x बराबर 3a, मतलब 4x बराबर 3a, x बराबर 3a बटे 4। x हमारी दूरी प्लस 9e से है, ठीक है नहीं, तो हमारे पास प्लस 9e से 3a बटे 4 पर उदासीन बिंदु होगा, तो प्लस e से दूरी कितनी होगी a माइनस एक्स, a माइनस 3a बटे 4, मतलब a बटे 4, प्लस e से a बटे 4 दूरी पर और प्लस 9e से 3a बटे 4 दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाता है। जब परिमाण व प्रकृति असमान होते हैं तो न्यूमेरिकल बनता है दो बिंदु आवेश माइनस q तथा प्लस 2q, तो परिमाण असमान और प्रकृति भी असमान, ये प्लस है और ये माइनस है, प्रकृति असमान और ये q परिमाण का, ये 2q परिमाण का है, तो परिमाण भी असमान होते हैं। स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तीसरे आवेश q को कहां रखा जाए, अब देखो जरा, माइनस q व 2q में माइनस q का परिमाण कम है, अतः उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बाहर कम परिमाण की ओर स्थित होगा। कम परिमाण कितना है q, माइनस q वाला, तो इस साइड में यहां पर q स्थित है d दूरी पर, बाहर, दोनों से बाहर। अब यहां पर माइनस q के कारण ये F1 लग रहा है आकर्षण बल, और 2q के कारण यहां पर क्या लग रहा है F2 प्रतिकर्षण बल लग रहा है।
तो P पर परिणामी बल शून्य होगा, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए, पहली बात। तो यहां पर F1 प्लस F2 दोनों का मान किसके बराबर होगा? 0 के। तो F1 बराबर माइनस F2 ये हमारे पास आ गया। हमने इसे परिमाण रूप में ले लिया, F1 बराबर माइनस F2। हमारे पास क्या बन गया यहां पर? F1 बराबर F2। दिशा और माइनस खत्म हो गए। यहां पर जो F1 है किसके लिए? स्मॉल q और माइनस q के बीच में, तो क्या हो जाएगा? K स्मॉल q कैपिटल Q बटे, अब दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? d स्क्वायर। अब F2 किधर है? F2 इस Q और 2Q के बीच में, तो यहां पर K Q इंटू 2Q बटे दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की R प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अब स्थिति कहां रह गई? K से K कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, तो बचा क्या यहां पर? यहां पर बचा 1 बटे डी स्क्वायर बराबर 2 बटे R प्लस डी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 बटे स्मॉल r प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहां पर 1 अपॉन डी इक्वल टू अंडर रूट 2 बटे r प्लस डी, ये बच गया। वज्र गुणन कर दें, r प्लस डी इक्वल टू अंडर रूट 2 डी। हमें क्या चाहिए यहां पर? d का मान चाहिए। क्या करें? r बराबर अंडर रूट 2 डी माइनस डी, देन r बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर d का मान आ जाएगा r बटे अंडर रूट 2 माइनस 1। मतलब जो उदासीन बिंदु होगा माइनस q के लेफ्ट साइड में, मतलब बाईं ओर स्मॉल r बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 पर होगा। उदासीन बिंदु का मान r बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 पर होता है जब परिमाण समान व प्रकृति विपरीत हो। ये चौथा पॉइंट है हमारा। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि जब प्लस q और माइनस q के आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, प्लस q और माइनस q, मतलब परिमाण तो समान है परंतु प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। स्मॉल q को कहां रखे कि वह संतुलन में हो? हमने प्लस q को बीच में रखा। बीच में रखने पर देखो इस प्लस q के कारण यहां पर क्या हो रहा है? प्लस q पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यह प्लस q के कारण लग रहा है प्रतिकर्षण बल, माइनस q के कारण आकर्षण बल लग रहा है। दोनों बल एक ही दिशा में है, तो दोनों रेखाओं आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर संतुलन तो बीच में कहीं नहीं होगा। इनके बीच में संतुलन नहीं है, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरी अवस्था लेती हैं, इन दोनों के बाहर स्थित लेती है। हमने माइनस q के बाहर मान लिया, यहां पे प्लस q रखा है, तो देखेंगे जरा इस प्लस q के कारण प्लस स्मॉल q पर यह प्रतिकर्षण बल लगता है जो बाहर की ओर है, और माइनस q के कारण इस पर आकर्षण बल लगता है जो अंदर की ओर है। यह वाला जो बिंदु है P, ये d दूरी पर है माइनस q से। तो उदासीन बिंदु पर क्या होगा? उदासीन बिंदु पर दोनों बल बराबर होंगे, F1 बराबर F2 हो जाएंगे। F1 प्रतिकर्षण बल है, तो K Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q बटे दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर दूसरा K आकर्षण बल के कारण यहां पर क्या है? पहला Q दूसरा स्मॉल q बटे माइनस q से दूरी कितनी है? डी स्क्वायर। तो अगर हम इसे देखें तो यहां पर K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q, ये सारे कट गए। तो अब हमारे पास क्या स्थिति बन गई? 1 अपॉन R प्लस डी का
होल स्क्वायर इक्वल टू 1/d²। दोनों तरफ अंडर रूट लिया, r प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/d² का अंडर रूट। क्या बच गया? 1/r प्लस डी बराबर 1/d। तो r प्लस डी इक्वल टू डी, r बराबर d माइनस डी, तो r बराबर 0। स्मॉल r ही 0 हो गया। जबकि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को स्मॉल r दूरी पर रख रहे हैं। अब r ही 0 हो गया, यह तो हो नहीं सकता। यह क्या है? यह असंभव है। इसका मतलब क्या हो गया कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति होने पर उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होता है। इस तरीके से हमने उदासीन बिंदु के चारों पॉइंट विद न्यूमेरिकल प्राप्त कर लिए हैं। आज के टॉपिक में हमने उदासीन बिंदु और साम्यावस्था की स्थिति को समझा। आशा करता हूं आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते चलेंगे। तो अगले बार दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।